गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसमें नंबर ऑफ इमेज कैसे बनता है, कितना बनता है प्लेन मिरर में। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट यदि कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है लाइट में, वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराता है तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ऐसे ही सेम एक रिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है? जैसा कि एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम लोगों ने बचपन में सभी ने एक किया होगा कि हम लोग एक कोई भी हमारे पास वाटर का किसी का भी एक कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर में क्या है? वाटर फिल है। इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ के इसके बॉटम में हम क्या कर देते हैं? कॉइन प्लेस कर देते हैं। वाटर में क्या कर देते हैं? कॉइन प्लेस कर देते थे। तो यहाँ पर जो भी कोई ऑब्जर्वर है, और जब हम इस कॉइन को देखते थे तो हमें क्या लगता था कि कॉइन हमें अपने प्लेस से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता था। कॉइन हमें अपने प्लेस से क्या होता था? थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता था। ठीक है, ऐसा होता था। या फिर कभी कभी हम वाटर में, जैसे वाटर है तो वाटर में हम क्या करते थे? कोई भी पेंसिल करते थे तो पेंसिल का हमें ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता था। पेंसिल का ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता था। ठीक है, ये ऐसा सारा प्रोसेस हम लोगों के साथ होता था। और ये सब किस रीजन से होता है? इन सब के पीछे जो रीजन है वो है रिफ्रैक्शन। किसी भी कॉइन का अपने प्लेस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का थोड़ा सा बेंड होना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन में देखो, रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? पहला, कि हमेशा जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर कौन है? जो कोई देख रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? कॉइन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? कॉइन। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों जब अलग अलग मीडियम में होंगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जब दोनों अलग अलग मीडियम में होंगे, ठीक है, तभी कौन सा फिनोमेना हमें दिखाई दे सकता है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों को किस में होना चाहिए? अलग अलग मीडियम, डिफरेंट मीडियम में होना चाहिए। ठीक है। तो अब फिर रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसे दिया गया? तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया गया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। देखो कैसे समझते हैं इस बात को। चलो दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, फिर अच्छे से समझते हैं। अभी डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ बात समझना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर फील्ड है। इसमें क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। और हमने इसके बॉटम पर क्या कर दिया? कोई भी एक कॉइन प्लेस कर दिया। वाटर पर क्या कर दिया? कॉइन प्लेस कर दिया। और यहाँ पर क्या है? कोई ऑब्जर्वर। यहाँ पर क्या है? कोई ऑब्जर्वर है। ये क्या हो गया? इसका नॉर्मल। ये इस सरफेस का क्या हो गया? नॉर्मल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसके कॉइन से रे निकलेंगे। क्या होगा? कॉइन से रे निकलेगी। कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब उससे किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे किसी भी ऑब्जर्वर के आई साइट या फील्ड ऑफ व्यू पर जाए, तभी हमें क्या दिखाई देता है? वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो देखो ऑब्जेक्ट्स कॉइन से इस टाइप में रे जाएंगी, कॉइन से इस टाइप में रे जा रही होंगी। ठीक है। तो ये क्या आ गया? वाटर सरफेस। ये क्या आ गया? वाटर सरफेस। और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ तो ये एयर वाटर इंटरफेस है। ये क्या है? एयर वाटर इंटरफेस। मतलब यहाँ पर दो मीडियम मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो मीडियम एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब लाइट एक मीडियम क्या हो गया? वाटर, और एक मीडियम क्या हो गया? एयर।
तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर दी है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। और यदि ये बेंट हो गई तो ये भी बेंट हो गई, तो ये सब का इमेज हमें इस पॉइंट पर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें इसीलिए थोड़ा सा कॉइन क्या होता है, हमेशा ऊपर दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल from one medium to another medium, from one medium to another medium, then it bends, then it bends from its original पाथ। तो देखो इसका ओरिजिनल पाथ तो कैसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। बोलो समझा या नहीं, आई बात समझ में? तो रिफ्रैक्शन के लिए लाइट को हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन के लिए लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होगा, तभी लाइट क्या होगी, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होगी। ठीक है, और उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसमें दो चीज़ आती है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, मीडियम। सबसे इम्पोर्टेंट यदि देखोगे तो याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या आ रही है यहाँ पे, मीडियम। ठीक है, अब मीडियम हम जनरली मानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है रेयर है। दो टाइप के हम मीडियम सपोज करते हैं, पहला कौन सा, डेंसर मीडियम, और दूसरा कौन सा, रेयर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर और रेयर ये दोनों हम रिलेटिव मानते हैं। ये दोनों कैसा टर्म है, एक रिलेटिव। कोई मीडियम किसी के रेस्पेक्टिव में डेंसर भी हो सकता है, कोई मीडियम किसी के रेस्पेक्टिव में रेयर भी हो सकता है। तो देखो कैसे, हम मीडियम कितने टाइप के लेंगे, दो टाइप के। मीडियम कितने टाइप के लेंगे, दो टाइप के। डेंसर फर्स्ट, और सेकंड कौन सा पढ़ेंगे, रेयर। ठीक है, पहला दो टाइप के मीडियम होंगे, डेंसर मीडियम, और दूसरा कौन सा, रेयरर मीडियम। दूसरा कौन सा, रेयरर मीडियम। अब रियल में बात करो तो डेंसर और रेयर रिलेटिव टर्म है। डेंसर और रेयरर ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर रिलेटिव, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, कैसे बताता हूँ, यदि मैं लेता हूँ वाटर, बताओ वाटर एयर के रेस्पेक्टिव में कैसा है, वाटर एयर के रेस्पेक्टिव में कैसा है, डेंस है या फिर रेयर है। तो वाटर एयर के रेस्पेक्टिव में है डेंस। ठीक है, और इस टाइम एयर कौन सा हो गया, रेयर एंड मीडियम। ठीक है, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ऐसे ही वाटर ग्लास के रेस्पेक्टिव में क्या है, वाटर गिलास के रेस्पेक्टिव में क्या है, बताओ डेंसिटी किसका ज़्यादा है, ग्लास का या वाटर का। जनरली वाटर का कम रहेगा, ग्लास में पार्टिकल मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है, तो ग्लास कैसा हो गया, डेंसर। और इस केस में वाटर कैसा हो गया, रेयर। सर में वाटर कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि हम जो डेंसर और रेयर बोलेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, रिलेटिव। हमेशा क्या रहेगा, रिलेटिव रहेगा, कि हमें दोनों मीडियम गिवन होगा कि फर्स्ट मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है,
तो उससे हमें पता चलता है कि इनमें से कौन सा डेंसर है और कौन सा कैसा है, रेयर है। तो याद रखना, जो डेंसर और रेयर है ये कैसा टर्म है, रिलेटिव। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है कौन किसके रेस्पेक्टिव में डेंसर है और कौन किसके रेस्पेक्टिव में रेयर है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में भी लॉ पढ़े, ऐसे हम किस में भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में भी लॉ पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कौन सा, फर्स्ट लॉ क्या है, वही सेम जैसा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। उसमें हमने कौन सी रे पढ़ी थी, रिफ्लेक्टेड, लेकिन इसमें हम कौन से पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड। इसमें हम कौन सी रे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और उसमें भी एक और टर्म आया था कौन सा, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie in same plane, in same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे ये एयर मानो, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, एयर से रे इंसिडेंट होगी, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ऑफ द सरफेस। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इसमें मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई आर से। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो इसको अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाना चाहिए, बेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो आया या नहीं समझ में। ठीक है, अब ये जो रे जाएगी ये कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो क्या इस पेपर के प्लेन में ये तीनों आ रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, क्या इसी पेपर के प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये तीनों केस में लाई कर रहे हैं, इसी पेपर के प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, हमेशा केस में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। बोलो बात समझे या नहीं। अब देखो एक और टर्म बताता हूँ, एक और टर्म है एंगल। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर भी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बोलो बात समझे या नहीं। तो डेफिनेशन लिख लो किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो आना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस, नॉर्मल ऑफ द सरफेस क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन। ठीक है, इस बार इंसिडेंट की जगह कौन सा रे आएगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस, नॉर्मल ऑफ द सरफेस। अरे बोलो बात समझे या नहीं, आया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड लॉ है, इसमें जो सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ को बहुत ध्यान से सुनना।
सेकंड लॉ को बहुत ध्यान से सुनना और याद भी रखना क्या बोल रहा हूँ। तो सेकंड लॉ होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant। हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। बोलो बात। तो इसको याद रखना, इस बात को बिल्कुल, कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो दोनों हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इंसिडेंस एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आई से। इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्रैक्टेड एंगल आर, यही था। तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल तो साइन आई, ठीक है, और रेशियो किसके साथ, रिफ्रैक्टेड एंगल का भी साइन, वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बोलो बात समझे या नहीं, अरे बोलो, आ गया समझ में। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, के। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, ठीक है, इसमें एक और चीज जो हमेशा याद रखनी है। मैं एक चीज पूछता हूँ, चलो याद करो, जो हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी का। क्या v इक्वल टू एफ लेमडा सबने पढ़ा है, v इक्वल टू एफ लेमडा क्या सबने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। हम लोगों ने ये पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यदि हम बात करें तो हर किसी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे से तीसरे में चले जाए, लेकिन यदि हम लाइट का सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, तो जब हमारा सोर्स फिक्स हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट चेंज नहीं होती है। तो कितने भी मीडियम चेंज करो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में क्या रहती है, डिफरेंट। स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन हर मीडियम में कैसे चेंज होगी, क्या होगा, उससे रिलेटेड और भी चीज़ समझेंगे कि कैसे ग्लास स्लैब में ट्रांसफ़र करती है लाइट, कैसे हम बहुत चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो अगर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सही से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो सब लोग।